वेदा झरने के नीचे बैठे हुए थे और बस तपस्या कर रहे थे। और उनको और बाकियों को यहाँ आए 16 दिन आज पूरे हो चुके थे। गले में कंठी माला पहने, नीचे धोती और ऊपर जनेऊ, वो झरने के नीचे बैठे बस राम नाम का जप कर रहे थे। जैसे ही सूरज सर पर आया, बाकी सब भी बाहर निकले। हालांकि गुरुजी सबसे पहले उठे थे और पूजा पाठ करके अपनी कुटिया के पीछे बनी कैरी से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ रहे थे। चाय नाश्ता बनता है। वेदा भी झरने से बाहर आते हैं और सभी बैठकर चाय नाश्ता करने लग जाते हैं जब गुरुजी बोलते हैं, वेदांत, बस सातों चक्र तुमने जागृत कर लिए हैं और अपनी तपस्या भी पूरी कर ली है। और ये मानने वाली बात है, इतनी जल्दी तुमने चक्र को जागृत कर लिया, मैं तो सोच तक नहीं सकता था। ये कोई भी नहीं कर पाया। तुम सच में दिव्य हो। खैर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, वहां पर संजय, जिसकी याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। वो अंडमान निकोबार के उसी गांव में है और अपनी मनमानी कर रहा है। गांव वालों ने उसे देवता बनाया, पर वो देवता तो है पर जानवरों के लिए। जैसा मैंने बताया था, संजय की याददाश्त गई है, पर उससे पहले कि वह सफेद पक्षी उसे गिरा पाता ऊंचाई से, उससे पहले उसने कुछ मंत्र जप किए थे और अपने अंदर सोए उस मृग मित्रासुर को जगा दिया था, पर पूर्ण रूप से नहीं। तो उसकी याददाश्त तो जा चुकी है, पर वो अपना काम कर रहा है। अब उस गांव में कई जानवर रहने लगे हैं और उसी बीच उसने एक दिव्य मृग को भी जगा दिया। सफेद, बड़ा शेर जैसा दिखने वाला कुछ, शायद तेंदुआ है वो। पूंछ उसकी बहुत बड़ी और मोटी है और पूरे सफेद रंग का। वो इंसान जितना बड़ा है और बड़े बड़े उसके 2 दांत हैं। उसकी पहरेदारी करता है वो, क्योंकि वो जानता है गांव वाले उसे मारना चाहते हैं। संजय की याददाश्त जा चुकी है, वो आखिरी मंत्र नहीं बोल पाया, तो मृग मित्रासुर अच्छे से जाग भी नहीं पाया। तो उसकी रखवाली के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। वो गांव वालों को मीट मछली नहीं खाने देना, और जो कोई छुप कर खाता है वो उसे बड़ी बुरी तरह से मरवा देता है, ठीक वैसे जैसे वो जानवरों को मारते थे। इसी वजह से उसके खिलाफ सभी हो गए हैं और सब उसका विरोध कर रहे हैं। खैर, अब तुम इतने सक्षम हो चुके हो कि उससे लड़ पाओ, पर वेदांत, सक्षम का मतलब यह नहीं कि तुम उसे लड़कर जीत पाओगे, उसे हरा पाओगे। अगर तुम अपनी ताकतों का सही उपयोग करोगे तो हाँ, तुम उसे हरा जरूर पाओगे। तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां हैं और ये शक्तियां तुम्हारी है वेदांत, तुम्हारी। तुम इतने सक्षम अब हो चुके हो कि देवा जैसे को हरा सको। बस तुम्हें ध्यान करना है और अब तुम जाओ, इससे पहले मृग मित्रासुर पूरा जाग जाए, यानी कि संजय की याददाश्त वापिस आ जाए। पहले उसे मारकर हरा दो। गुरुजी इतना बोलकर चुप हुए कि आर्यन बोला, अगर गुरुजी सर ने उसे हरा दिया तो क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? जिस पर गुरुजी बोले, आर्यन, तुम्हारे बारे में मैं कुछ बताना भूल गया। इस लड़ाई में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। बस अपने दिमाग को शांत रखना। और जो तूने बात पूछी, क्या वो खत्म हो जाएगा? देखो, वो खत्म नहीं हो पाएगा। अगर खत्म हो पाता तो देवता ही उसे खत्म कर देते। उसे या तो तुम्हें कैद करना पड़ेगा या उसके पाताल लोक वापस उसे भेजना पड़ेगा। खैर, ये सब बातें तुम्हें बाद में पता चल जाएंगी। अभी के लिए वेदांत, कब जाओगे? इस पर वेदा खड़े होते हैं और कहते हैं, गुरुजी, आपका बहुत धन्यवाद। जितना आपने मुझे सिखाया उतना शायद कोई नहीं सिखा पाता। आज मैं जो ये सब कर पा रहा हूं, ये आपकी कृपा और आपका सिखाया हुआ ज्ञान है। पर मैं अभी के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं उसे हराने से पहले एक मेरा अधूरा काम पूरा करना चाहता हूं। ये सुन सब चौंके। गुरुजी खड़े हुए और बोले, कौन सा अधूरा काम वेदांत? जिस पर वेदा स्मृति की ओर देखते हैं और कहते हैं, मैंने स्मृति से वादा किया था कि जो उसके पिता के ऊपर दोष लगा है मैं उसे दूर करूंगा, सच सामने लाऊंगा और स्मृति के पिता को न्याय दिलाऊंगा। इसलिए पहले मैं ये अपना वादा पूरा करूंगा। हो सकता है इस युद्ध के बाद मैं रहूं ना रहूं, मैं नहीं जानता। मैं अपना वादा पूरा करके जाना चाहता हूं। ये सुन गुरुजी आगे आए और उन्होंने वेदा के कंधे पर हाथ रखा और शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छा वेदांत, मुझे जानकर खुशी मिली कि तुम सबके बारे में इतना सोचते हो। बस ऐसे ही सोचते रहना और जो दिल कहे उसको सुनना। तुम बस अब अभ्यास करना और ध्यान करना। बाकी अधूरे काम पूरे करो और
हराओ उस मृग मित्रासुर को, फिर से तुमसे मुलाकात होगी। अच्छा सुनो, वक्त रहते चले जाओ, अंधेरा हो जाएगा तो तुम जानते हो। हालांकि तुम इतने सक्षम हो चुके हो कि उन सब आत्माओं को हरा पाओ, पर क्यों हमें यह करना? वो जहां है वहीं अगर खुश है तो उन्हें छेड़ना भी नहीं चाहिए। रात उनकी है, रहने तो उनकी, दिन हमारा है तो तुम दिन में ही निकल जाओ। सब भावुक हो गए ये सुनकर। हालांकि 16 ही दिन हुए थे उनको गुरुजी के साथ रहते हुए, पर गुरुजी से उनका प्यार इस कदर बढ़ा था कि सब उन्हें अपने प्रियजन की तरह देख रहे थे। मस्ती मजाक ज्ञान की बातें, वो दादाजी की तरह सबको कहानियां भी सुनाते थे और मस्ती भी करने देते थे। उनके साथ साथ सब भावुक हो गए। प्रिया तो रो पड़ी और स्मृति भी। आर्यन भी गुरुजी को गले लगाता है और इतने सालों बाद गुरुजी की भी आंखों से एक अश्रु गिर पड़ता है और वो कहते हैं, अरे बस करो, रुला कर रहोगे क्या मुझे? खुशी खुशी जाओ, और वैसे भी जल्दी मुलाकात होगी और कभी भी समय मिले तो आते रहना। क्या करेंगे आर्यन? यहां पर हम बॉन फायर और कहानी भी सुनाऊंगा तुम सबको अच्छी अच्छी मैं। दिल पर पत्थर रख सब वहां से निकलते। वेदा गुरुजी को धन्यवाद करते और दंडवत प्रणाम करते। सब वहां से प्रस्थान कर जाते। सबका मन दुखी था, पर क्या करते? यहां से जाना तो उनका पहले से ही तय था। खैर, आते समय तो उन्हें ऑटो यहां तक ले आया था, पर जाते समय वो कैसे रेलवे स्टेशन जाएंगे वो ये सोच रहे थे। टूटी फूटी रोड थी, यहां तक तो ऑटो वाला आने को राजी नहीं था। यहां से ऑटो चलना तो नामुमकिन है। आर्यन, जिसने भारी बैग टांगे हुए थे, वो एकदम से बैठा और बोला, अरे सर, आ तो गए, पर यहां से जाएंगे कैसे? यहां से जाना तो नामुमकिन है। पैदल चलकर इतनी दूर जाना, और वो भी इन सामानों के साथ, ना बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी और प्रिया और स्मृति भी सोचने लगी कि क्या करें, कि तभी दूर से उन्हें एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। चमत्कार हो गया सर, ऑटो आ रहा है, किस्मत खुल गई अपनी तो, आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा हंसे और बोले, चमत्कार नहीं, स्मृति के पिताजी वही इसे लेकर यहां तक आ रहे हैं। स्मृति ये सुनकर एकदम से खुश हुई और जैसे उसने ऑटो की तरफ देखा, अंदर कोई नहीं था, बस वो अकेला ऑटो ड्राइवर आ रहा था। ऑटो उनके सामने आकर रुका और जब उसने पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अरे कहां गया वो? यही तो था, हालांकि गायब हो गया। लगता है रास्ते में जब मैंने गाड़ी धीमी करी थी ना, खड्डे देखकर, तो धीरे से वो उतर गया ऑटो से, चूना लग गया। जिस पर वेदा सामान रखते हैं और बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, उसके हिस्से के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, चलो रेलवे स्टेशन छोड़ दो हमें। माथा खुजाते हुए ऑटो वाला बैठा और वो सब निकल गए रेलवे स्टेशन की ओर। पर स्मृति को एक बात समझ नहीं आ रही थी, जब अलग रूप से उनके पिता ने ऑटो वाले को यहाँ तक भेजा तो वो उनसे क्यों नहीं मिले। वेदा स्मृति की ओर देखकर उसकी बेचैनी को समझ जाते और कहते हैं, स्मृति, वो तुम्हारे सामने है, मेरे सामने ऐसे नहीं आ सकते। ये ऑटो वाला उन्हें नहीं जानता, कभी मिले नहीं है। थोड़े वक्त के लिए इसे छल में डालना आसान था, जैसे छलावा करते हैं। हमारे सामने वो नहीं आ सकते ऐसे। खैर, मैं तो नहीं देख सकता हूँ, पर समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्मृति को समझ तो नहीं आया, पर उसने हंसकर बस सिर हिला दिया और सामने की ओर देखने लगी।